देखिए, अब अपन आगे बाबूजी की बात करते हैं। आगे की अपन बात करेंगे तो साथियों, बाबूजी से संबंधित जुड़ी हुई एक दो जातियां हैं, उनके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। एक तो नाइक, इन्हें थोरी कहते हैं, थोरी नाइक, ठीक है। तो ये जो थोरी और नाइक जाति के जो लोग हैं, ये बाबूजी से संबंधित है। एक और जाति आती है जिसका भी उल्लेख है, वो है रेबारी। रेबारी, और इधर है रेबारी को अपन रायका कह सकते हैं, रायका, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान दें, एक और जाति आती है जिसका नाम है मेर। मेर जाति के ये मुसलमान है। इन तीनों जातियों का बाबूजी से गहरा संबंध है। और क्या है, देखो, नाइक थोरी जाति की बात करेंगे साथियों, तो ये बाबूजी के भोपे कहलाते हैं, है ना, नाइक व थोरी जाति के लोग। और बाबूजी के पढ़ का वाचन भी यही करते हैं। यहाँ मैं दो पढ़ का बात भी अपन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ जो मूलभूत बात मैं ये करना चाहता हूँ कि नाइक व रेबारी जाति, इन दोनों जातियों के द्वारा बाबूजी के क्या गाए जाते हैं, यश गीत गाए जाते हैं। कहने का मतलब बाबूजी का, है ना, जीवनी, यानी जो इन्होंने अच्छा किया और बाबूजी की जीवनी और वीरता के बारे में ये लोग क्या करते हैं, गाते हैं। तो ये जो गाते हैं, उस समय की बात ये ध्यान देनी है कि ये जो यशो गीत गाते हैं, इन्हें पवाड़े या पावड़े कहते हैं। पावड़े, या इस शब्द का इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है, पवाड़े, ठीक है, पावड़े या पवाड़े, ठीक है। और बात ये ध्यान करनी है, ये, है ना, जब गाते हैं तो एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस वाद्य का नाम आपको याद रखना है, वो वाद्य है कौन सा, माट वाद्य यंत्र। कौन सा, माट वाद्य कौन सा, माट या माट, ठीक है, बात एक ही है। तो ये पावड़े या पवाड़े जो गीत गाते हैं, ये यशो गाथा में, है ना, नाइक थोरी नाइक या थोरी जाति के बात एक ही, रेबारी रायका जाति ये गाते हैं, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर नाइक जाति के लोगों की बात करें तो बाबूजी के गुणगान के लिए ये एक गुणगान के लिए, है ना, भक्ति गीत गाते हैं। ये क्या गाते हैं, भक्ति गीत। और ये जो भक्ति गीत गाते हैं, इसमें भी आपको ध्यान रख लेना है, इन्हें कहते हैं पापू धणीरा संदेशा। और एक दूसरा नाम मिलता है पापू धणीरी आण, और एक और नाम मिलता है पापू धणीरा मतलब अनजाना, ठीक है। इस प्रकार के नाम मिलते हैं। और ये जो लोग गुणगान गाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये गुणगान के साथ साथ एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा है, सारंगी यंत्र है। किस यंत्र की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ये जब गुणगान करते हैं, नाइक जाति के भोपों के द्वारा गुणगान किया जाता है, तो इस गुणगान के अंदर जिस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया है। अब अपन इससे भी आगे निकलते हैं, यानी कि मेर जाति की बात करते हैं साथियों। तो मेर जाति में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि मेर जाति के जो मुसलमान हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाबूजी को पीर के रूप में पूजते हैं ना, पीर के रूप में ये इनकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं, पीर के रूप में पूजा, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, इन तीनों जातियों से संबंधित मैंने बताई है। एक चीज मैं और बता देता हूँ, भील जो जाति है, भील जाति के भी, है ना, आराध्य देवता माने जाते हैं कौन, बाबूजी, ठीक है ना। बात करेंगे उधर मीणा जनजाति की, है ना, और भी सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति में भी अपने लोक देवता जुड़े हुए हैं। तेजो जी की बात करेंगे अपन, है ना, कुंभ, है ना, सहरिया का कुंभ लगता है, ठीक है, तो उसके भी चर्चा करेंगे 12 में। तो मेरे कहने का तात्पर्य, नाइक थोरी जाति के लोग यशो गीत गाते हैं, पावड़े पवाड़े वाद्य मार्च और गुणगान भक्ति गीत, रेबारी रायका। और मेर जाति के मुसलमान पीर के रूप में इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब इससे आगे की कहानी में आप लोगों को थोड़ी और बता देता हूँ। बाबूजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाबूजी के फड़ की बात करेंगे तो फड़ में, है ना, 3 देवताओं की एक साथ ही बता देता हूँ। फड़ या फड़ बात एक ही है, ठीक है। ये एक कपड़े पर, रेजी के कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं। यहाँ लोग देवता ही हैं, ठीक है, उनके चित्र उकेरे जाते हैं। तो उनमें जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे थे, अपने तो यहाँ बाबूजी की कर रहे हैं, तो बाबूजी राठौड़, और इधर अपन बात रामदेव जी की कर लेते हैं साथ में, रामदेव जी की।
और साथ साथ में देवनारायण जी की, यानी ये अपने लोक देवता है जिनकी फड़ क्या है, प्रसिद्ध है। और भी है लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं। तो जब बाबूजी की फड़ की बात करेंगे, सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि इस फड़ का वाचन है किस जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। फड़ का वाचन भोपों के द्वारा किया जाएगा, तो ये कौन करता है, बाबूजी की फड़ का वाचन अभी हमने बात कर भी ली है, ये करता है नायक, है ना, इसे ही कहते हैं थोरी, ठीक है। नायक या थोरी जाति के भोपों के द्वारा, है ना, भोपे किस जाति के होते हैं, नायक या थोरी जाति के, और इनके द्वारा एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी बताता हूँ दोनों का साथ में। रामदेव जी के जो भोपे होते हैं, है ना, जो पढ़ का क्या करते हैं, वाचन करते हैं, तो वो कौन से हैं, कामड़ जाति के भोपे हैं। कौन से भोपे हैं भाई, कामड़ जाति के भोपे। और ये जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, दोनों का वाद्य यंत्र एक ही है, रावण हत्ता। कौन सा है, रावण हत्ता। बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आता है, तो ये भी ध्यान रखना। और अगर देवनारायण जी की बात करेंगे तो इस पढ़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। कौन से भोपे, गुर्जर भोपे, है ना। और ये भोपे किस वाद्य यंत्र का काम लेते हैं, जंतर वाद्य का। किस वाद्य का, जंतर वाद्य का, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं कामड़ भोपे की होगी, रामदेव जी की, बाबूजी की, ये बात की, नायक या ना थोरी जाति के भोपे हैं। ये किसके, बाबूजी राठौड़ की पढ़ का वाचन करते हैं, रामदेव जी की कामड़ भोपे। अब ध्यान देना, प्रश्न पढ़ से आएगा, हालांकि मेरा अब ये पढ़ विषय नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान देना, ये जो रामदेव जी की पढ़ है सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय है। सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय है भाई। रामदेव जी की पढ़ सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। और रामदेव जी की, सॉरी, बाबूजी की पढ़ है ना, वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। और रामदेव जी की भी पढ़ है, बचाई जाती है, मैंने आपको बता दिया। कामड़ भोपे हमने बात की, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने शुरू किया था। देवनारायण जी की पढ़ सबसे लंबी, सबसे छोटी, है ना, बात करेंगे विस्तार से इसके ऊपर, है ना। डाक टिकट भी जारी किया गया है, सारी बात हम करने वाले हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपको बता दी है, ये वाली बात आपको याद हो गई है। और यहाँ लगभग मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और बाबूजी के अनुयायी इसी क्षेत्र में रहते हैं। और साथ साथ में एक चीज ये भी याद रख लेना, अधिकतर ऊंट, है ना, ऊंट से संबंधित जो भी रोग है उनका निदान बाबूजी के द्वारा कर दिया जाता है। और ये फड़, है ना, उसकी शिक्षा के लिए भी बनवाई जाती है। अब इसके बाद अगर फड़ से भी अपन आगे निकल जाएं कि मतलब और भी क्या चीज बची है, तो देखो कुछ चीजें और भी बची हुई है। अगर अपन बाबूजी के सहयोगी की बात करें, एक ऐसा बिंदु भी आता है सहयोगी, ठीक है। तो यहाँ सहयोगी का नाम आप लोग याद रख लेना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है चांदा। क्या नाम है, चांदा। एक का नाम है डेमा, एक का नाम है हरमल। चांदा, डेमा व हरमल, ये तीन सहयोगी है ना। एक सावंत जी और है, वैसे तो खूब सारे होते हैं, लेकिन ये आप लोग, है ना, ज्यादा विश्वसनीय है सावंत जी, ठीक है। तो इनको भी आप लोग याद करना, सावंत जी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये बाबूजी के क्या थे, सहयोगी थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं बॉडीगार्ड थे। बाबूजी जहां भी जाते थे ये क्या होते थे, साथ में होते थे। चांदा, डेमा, हरमल और सावंत, है ना, पहलवान थे, हमेशा ही बाबूजी के साथ में, मतलब है ना, इनके मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, विश्वसनीय भी थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित और एक, बाबूजी से संबंधित एक बात और है, वो कौन सी है कि बाबूजी द्वारा एक चीज याद रखना कि उधर बागेला है, अन्ना बागेला से भागकर आते हैं 7 थोरी भाई। ध्यान देना भाई, 7 थोरी भाइयों को आश्रय, थोरी भाइयों को, 7 थोरी भाइयों को आश्रय कौन देता है, बाबूजी देता है, यानी शरण में रख लेता है। और वो वहां पर कोई अपराध करके आते हैं, इसलिए बाबूजी के शरण में आ जाते हैं। शरण में आए, उनकी रक्षा तो करनी जरूरी है। अब अगर अपन आगे की बात करें, ये बात आप अलग से याद कर लेना। अब इससे भी अपन हटकर बात करने वाले हैं कि 7 थोरी भाइयों के आश्रय तो इन्होंने दे दिया। अब सहयोगी से हम आगे बढ़ते हैं, सीधा एक सीधा बाबूजी से संबंधित और हमारे पास क्या तथ्य हो सकते हैं। बाबूजी के हम मंदिर से संबंधित भी बात कर लेते हैं। बाबूजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, मंदिर, प्रमुख मंदिर की बात अपन कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर, जो प्रमुख मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर है बाबूजी का कहाँ पर, कोड़ूमंड। कहाँ पर है, कोड़ूमंड। और कोड़ूमंड आप सब लोग जानते हो फलौदी, और फलौदी कहाँ पर है, जोधपुर जिले में, ठीक है।
और तहसील भी है जोधपुर की वर्तमान में। तो यहाँ पर इनका मेला भरता है, और ये मेला भरता कब है, ये बात आप लोग याद करना, यानी कि बाबूजी के जन्म दिवस चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को ये क्या भरता है, मेला भरता है। ठीक है, एक चीज ये भी याद रख लेना, ये जो चैत्र अमावस्या है हमारे हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू संवत्सर के अनुसार है ना, हिंदू नव वर्ष के अनुसार ये अंतिम दिन होता है। ध्यान देना, अपने हिंदू यानी विक्रम संवत के अनुसार ये अंतिम दिन होता है, वर्ष का अंतिम दिन होता है, इसके बाद तुरंत नया वर्ष लग जाता है। तो चैत्र अमावस्या आप लोग ध्यान रखना, बाबूजी का इस दिन क्या मनाया जाता है, मेला। और ये कहाँ पर बढ़ता है मेला, कोलूमन फड़ौदी। एक और मेला बढ़ता है, अगर अन्य मेले की बात करें तो ये अन्य मेला है आपका, इसको भी ध्यान रख लेना, आहड़। और आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में ये मेला भी भरता है, जो कि महत्वपूर्ण है। अब मित्रों एक चीज और, या जब मेले की बात कर ली है, मंदिरों से संबंधित बात आ रही है, तो बाबूजी की प्रतीक क्या है, यानी प्रतीक एक चीज ध्यान रख लेना, प्रतीक में क्या आएगा कि बाबूजी की जो प्रतिमा है यानी खुद की छवि है वो है अश्वारोही। किसकी है, अश्वारोही की। और अश्वारोही, और साथ में ये भी ध्यान रखना, हाथ में भाला, हाथ में भाला एवं बाईं और झुकी हुई पाग, बाईं और झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये प्रतीक चिन्ह हो गया, बाईं और झुकी हुई पाग। इसके बाद बाबूजी से संबंधित अगर और भी बात करें अपन लोग, तो हमारा अब जो बिंदु आने वाला है वो ये है कि बाबूजी से संबंधित कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं, अपन उनकी भी बातें कर लेते हैं। चांदा, डेमा और हरमल और सावंत ये बाबूजी के क्या है, सहयोगी है। प्रमुख मंदिर कोलूमन फड़ौदी की बात हमने की है। एक आहड़, और प्रतीक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रतीक क्या है, अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार, घोड़ी या घोड़े पर सवार, और साथ साथ में आप लोगों को ये प्रतीक के रूप में है। ठीक है, अश्व का मतलब घोड़ा है, घोड़ी दोनों हो जाते हैं। और साथ साथ में ये भी ध्यान रख लेना कि इसी से ये जो प्रतीक चिन्ह है ये मंदिर में भी है, और ये जितने भी जहां पर भी अगर कोई चित्र वगैरह जाता है तो एक तरफ पगड़ी झुकी होती है। अब देखो बाबूजी से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं यानी कुछ ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रंथ एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो है पाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है, पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश ग्रंथ की बात की जाएगी तो इसके रचनाकार है आसिया मोडजी। आसिया मोडजी कौन है, आसिया मोडजी। ठीक है, तो ये इस ग्रंथ के रचनाकार है। प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर बात करें अपन एक और बाबूजी राछंद, बाबूजी राछंद की बात करें तो भी ध्यान रख लेना, एक व्यक्ति का नाम आएगा, वो हो जाएगा बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा, अगर बिट्ठू सुजा आता तो राव जैल सिंह छंद के रचनाकार हो जाते। तो बाबूजी रा छंद बिट्ठू मेहा का है। और एक और रचना है जो महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो हो जाएगी बाबूजी रा सोरठा। बाबूजी रा सोरठा। और बाबूजी रा सोरठा अगर पुस्तक आपसे पूछी जाए इसके रचनाकार की तो वो हो जाएंगे रामनाथ कविया। रामनाथ कोविंद नहीं, रामनाथ कविया। ठीक है, बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के महान कवि है ये भी। तो बाबू प्रकाश आसिया मोडजी, बाबूजी रा चंद बिट्ठू मेया, बाबूजी रा सोरठा, रामनाथ कविया। हमने बाबूजी के बारे में विस्तार से पढ़ने की पूरी कोशिश की है, हर एक चीज को पढ़ने की कोशिश की है। आप लोग लगातार ध्यान दें। और एक चीज मैं आपको ये पुनः बता देता हूं, अगर बाबूजी से संबंधित नृत्य से कोई प्रश्न आए तो थाली नृत्य होगा। कौन सा नृत्य होगा, थाली नृत्य होगा। ये भी आप लोग ध्यान दें। और साथ साथ में बाबूजी का संबंध लोक देवता गोगा जी से भी है, कैसे हैं वो आप लोग वो भी जान ले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबूजी के है ना बड़े भाई थे बूढ़ो जी, और बूढ़ो जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था कैलमदे, और उस कैलमदे का विवाह हुआ था किसके साथ, गोगा जी के साथ। तो ये बात आप लोग इस कहानी को समझ चुके होंगे। तो ये भी इनका संबंध था। जब मैंने आपको जिंदराव खिंची वाला युद्ध बताया था, उस युद्ध के जब युद्ध पूर्ण हुआ था उसके बाद बाबू ये गोगा जी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था है ना कि है राठौड़ों थे है ना, पग पग में खांडा खड़का गया, पर दुख यही था कि भाई ने भाई खा गया। तो इस प्रकार की बात गोगा जी चौहान वहां जाकर के
करते हैं। तो ये थी अपने पूरी की पूरी कहानी पाबूजी राठौड़ के बारे में, और एक बड़े ही वीर शूरवीर, और उन्हीं के है ना जैसी उनकी करनी थी, लोग उनके है ना कर्मों से खुश होकर के और उनके चमत्कारों से खुश होकर के आज भी उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इसी के साथ है ना आज की कक्षा ये संपन्न हुई। जय हो पाबूजी महाराज की। जय हिंद, वंदे मातरम।